मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मतलब जो ज्योग्राफी माइनर का जो आपके सामने पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हो, यूनिवर्सिटी चैंपियन का हमेशा से एक फॉर्मूला रहा है कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, बल्कि पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन करवाते हैं। सारा सिलेबस रिवाइज करवाया जाता है, सारा पेपर भी वहीं से देखने को मिलता है। तो सारा का सारा आपको रिवीजन कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, प्लस एक टारगेट देता हूं। जब आप जिंदगी में अपन टारगेट लेकर चलते हैं तभी तो मजा आता है। तो आपको एक टारगेट दे रहा हूं, 25,000 सब्सक्राइबर अपन को पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं भाई? 25,000 सब्सक्राइबर अपने को पूरे करने हैं। तो आपका टारगेट है 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाना। समझ में आ गया? कैसे कराओगे? आप खुद सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। आप एग्जाम देने जाओ तो अपने दोस्तों को या आसपास के जितने विद्यार्थियों से मिलो, सबसे यूनिवर्सिटी चैंपियन को सब्सक्राइब करा दो भाई, ताकि उनको भी क्या भी वो भी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए अपने से। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर क्या कर लो भाई, आपके सामने इस व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन से प्रोडक्ट खरीद लो। अब बात आती है आपके सामने जो डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी का जो पेपर होगा, इसका आपके सामने इंपॉर्टेंट ये जो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं, ये कहां पर मिलेगी? अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके सामने आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन पे। और आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना फाइल वाले सेक्शन पे। जैसे इस फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और इस सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या सर्च करना है, आपके सामने माइनर, MINOR सर्च कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, माइनर में आप सर्च करते हो ना, तो एम बड़ा हो जाता है आपका, कैपिटल लेटर में नहीं हो जाता है। आपको नहीं करना है, स्मॉल लेटर में सर्च करने हैं सारे के सारे शब्द। स्मॉल लेटर में माइनर सर्च करो और नीचे की तरफ आओ भाई, आपके सामने एक पीडीएफ पड़ी होगी, माइनर बीए ऑल थर्ड सेमेस्टर पीडीएफ, मतलब माइनर के जितने भी थर्ड सेमेस्टर के विषय हैं सबके सबकी पीडीएफ पड़ी होगी। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने 10 नंबर पेज पर आ जाना है। कितने नंबर पेज पर? 10 नंबर पेज पर आ जाना है। आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी के नाम से। समझ में आ गया आपके सामने? तो अब पढ़ेंगे भूगोल के बारे में भाई। आपके सामने भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में इसकी प्रकृति के बारे में बताइए। डिफाइन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड साइंटिफिक व्यू। यूनिट फर्स्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, भूगोल होता क्या है। ज्योग्राफी, भूगोल शुद्ध रूप से इसकी उत्पत्ति ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनिक द्वारा की जाती है। नाम आया को है, हमारा रामफल दादा को भी कुछ है को नाम, तो इरेटोस्थेनिक के द्वारा की गई, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इसके बारे में जिस विषय में बताया जाता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? भूगोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भूगोल के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड हार्टसॉन के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के सतह व क्षेत्रीय विभिन्नताओं और सटीक, व्यवस्थित व तर्कसंगत वर्णन की व्याख्या करता है। मतलब रिचर्ड आपके सामने हार्टसन ने क्या बताया? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर जो अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, कठे पहाड़ पाए जाए, कठे आपके सामने नदी पाई जाए, कठे समुद्र पाए जा, कठे घर बन रही, कठे आपके सामने के पाए जा है खेती। तो ये अलग अलग प्रकार की जो सतह पर विविधता पाई जाती है, उसका सटीक, व्यवस्थित व तर्कसंगत तरीके से बताती है कि भाई आपके सामने किस जगह पर कैसे कैसे आपके सामने भौगोलिक चीजें पाई जाती हैं। पहला है वैज्ञानिक प्रकृति। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल की प्रकृति अंत विषय है। अंत विषय क्या? इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है, मतलब सारे के सारे विषयों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है भूगोल। क्यों? क्योंकि ये केवल क्या और कहां का उत्तर नहीं देता, बल्कि क्यों और कैसे और कहां का भी विश्लेषण करता है। मतलब जब आपके सामने अकाल पड़ा, तो सबसे पहले क्या पड़ा भाई? अकाल पड़ा, इसी के बारे में नहीं बताती है। कहां पड़ा, इसी का उत्तर नहीं देती है। क्यों पड़ा, रीजन बताएगी। और कैसे वो हुआ, तो वो घटना कैसे घटित हुई उसके बारे में बताती है। मतलब आया को सब्जेक्ट है भैया जिसके अंदर गहराई से चीजें बताई जा कि कोई भी काम हो तो क्यों हो। इसकी वैज्ञानिक प्रकृति का आधार क्या है? मतलब वैज्ञानिक रूप से इसकी प्रकृति का आधार क्या है? पहला है कार्य कारण संबंध।
भूगोल की घटनाओं के पीछे कारण की खोज करता है। मतलब भूगोल में अगर आपके सामने कोई भी घटना घटी तो भाई घटना तो घट जाए लेकिन उसके पीछे कोई कारण तो बना, तो उस कारण के बारे में बताओ है। जैसे पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया, कि कोई भी अब आप थाना अरावलीन देख के थारा मन में आ जा कि भाई वो पहाड़ का है बने मुड़ो और जा थारा मन में, तो एक का पीछा बताओगी क्यों बनो, प्लेट टकराई होगी ऊपर आपका सामने थोड़ा को चढ़ान कर जो प्लेट एक दूसरा के ऊपर आपके सामने चढ़ने की वजह से एक अलग प्रकार की ऊंचाई वाली एक भू स्थल आकृति बन गई, उसको पर्वत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई? तो कारण बताती है, टीले बने तो क्यों बने, नदियां ऐसे क्यों बहती है, सबके कारण बताने का आपके सामने भूगोलिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसको बताने का काम कौन करती है, आपके सामने भूगोल करता है। क्षेत्रीय विश्लेषण, ये कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले वितरण प्रतिरूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। क्या करती है? जो पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं ना, उसके बारे में आपको कौन बताती है, आपके सामने भूगोल बताती है। सिद्धांत निर्माण, आधुनिक भूगोल मात्रात्मक विधियों और सांख्यिकीय मॉडलों जो मॉडल है उसका उपयोग करके सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। क्या करता है आधुनिक भूगोल? क्या करता है, जो जितने भी भूगोलिक आपके सामने मॉडल होते हैं नियमों के हिसाब से चीजों समझाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, हर विज्ञान ने अलग अलग प्रकार का सिद्धांत दे रखा है कि चट्टाना को निर्माण किया फिर वह टूट कह जाए ही, पृथ्वी को निर्माण कह आयो है ना, आपका सामने समुद्र, आपका सामने ज्वार भाटा कह आवे, जितने भी चीज है वो सिद्धांतों का निर्माण किया गया, उसी सिद्धांतों के आधार पर हम सभी घटनाओं को समझते हैं। स्थानीय संगठन हमें समझने का प्रयास करता है कि मानवीय तथा भौतिक तत्व है स्पेस में कैसे व्यवस्थित होती हैं। स्थानीय संगठन क्या बताता है कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है। किसमें? भूगोल में। प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ भूगोल का क्या संबंध होता है? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड विद नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। मतलब प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ भूगोल का क्या संबंध है? क्या संबंध है? भूगोल को विज्ञानों की जननी कहा गया है। भूगोल को क्या बताया गया है? जितने भी जो विज्ञान देखने को मिलते हैं सभी के सभी विज्ञान की जननी किसको माना है? भूगोल को माना है। यह प्रकृति और सामाजिक क्षेत्रों को जोड़ता है। मतलब यह हमारी प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी बात करता है और अलग अलग प्रकार के समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताता है। मतलब भूगोल आपको हर प्रकार की चीजों के बारे में बताएगा कि प्रकृति में कोई घटना घटी तो क्यों घटी, समाज में कोई घटना घटी तो क्यों घटी। प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध, पहला है भू विज्ञान के साथ क्या संबंध होता है? भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के आधार प्रदान करता है। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी है ना, वो का बारे में भी बताओगे भैया आपके सामने कि पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार की घटना घट रही है वह क्यों घट रही है, इसका बारे में भी भू विज्ञान में बताया जाता है। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान क्या होता है? मेट्रोलॉजी में क्या होता है? जलवायु विज्ञान का अध्ययन में सहायक, मतलब आपके सामने जो हमारा जलवायु होता है उसके विज्ञान में आपके सामने मदद करता है। जीव विज्ञान, जैव भूगोल का अध्ययन करना, मतलब जीव विज्ञान के करे अलग अलग प्रकार का जीव जंतु ही उनको अध्ययन जीव विज्ञान में करे जाए, तो आपका सामने जीवा की बात क्या हुआ भूगोल में भी है, तो इसलिए वो इस चीज से संबंधित रखता है। मौसम विभाग, मौसम विज्ञान क्या है भाई? मौसम का बारे में जानकारी पैदा करना, तो मौसम को कहीं ना कहीं टॉपिक अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, तो इस वजह से उससे भी संबंधित रहता है। गणितीय और खगोलिक विज्ञान, पृथ्वी का आकार, सौरमंडल व मानचित्र आपके सामने भूगोल का एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब पृथ्वी का आकार कया को है? जियोइड शेप को है। सौरमंडल कया काम करे? मानचित्र का माध्यम से आप एक एक घटना सीखा कि भाई भारत और आपके सामने अमेरिका के बीच में कितनी दूरी है, गणित का प्रयोग हो रहा है। पृथ्वी से सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूर में सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंच जाए, तो हर घटना कहीं से कहीं आपके सामने गणित व खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई होती है। सामाजिक विज्ञान, अलग अलग प्रकार का सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा होता है? अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, संसाधन, कृषि, उद्योग का आधार। मतलब अर्थशास्त्र क्या भैया आपके सामने? पिस्सा से संबंधित। अब मान लो कदे बाढ़ आ गई तो ठीक है, जब कोई भी कृषि को नहीं उगेगी तो लोगों का क्या पिस्सा की कमी आ जाएगी, अनाज की कमी आ जाएगी। तो भूगोल, बाढ़ आना एक प्राकृतिक घटना है, भूगोल से संबंधित है। लोगों गरीब हो गए, पैसों की कमी आ गई, वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इस तरीके से आपके सामने भूगोल अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ होता है। ऐतिहासिक इतिहास से कैसे जुड़ा है? ऐतिहासिक भूगोल के माध्यम से समय के साथ बदलते हुए भौगोलिक परिदृश्य को भी समझाता है। मतलब भूगोल क्या करता है? आपके सामने अलग अलग प्रकार की भूगोल की जो घटनाएं होती हैं उससे भी जुड़ा रहता है।
इतिहास क्या की बात कर, पुरानी बात करोगो कि भाई 1945 थालो दादा कौन क्या कर रहा है, पहले के टाइम में भाई जी कोई पड़ा कर तो पानी होया करती कोई बारिश, तो पहले को टाइम मतलब इतिहास की बात, और भूगोल की घट रहा है बारिश सुनो तो क्या इस हिसाब से उससे भी जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र मानव भूगोल और जनजातीय अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, मतलब मानव भूगोल और जनजात समाजशास्त्र की सीधी सीधी बात है। कोई भी मनुष्य, समाजशास्त्र में समाज या मनुष्य की बात करी जाए, और मनुष्य और समाज क्यों जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो समाजशास्त्र का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भैया, आपके सामने जो अपन ने यूनिट फर्स्ट है उसको अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी यूनिट नंबर की तरफ? यूनिट नंबर सेकंड की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करना अपनो एक टारगेट है। और इन था नहीं करवाना है, थे करवाओगा तो चैनल ने जरूर से सब्सक्राइब कर लियो भाई। पहला, भूगोल के विकास में ग्रीक, रोमन व अरब स्कूलों का योगदान के बारे में चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड अरेबिक स्कूल। कोई भी भूगोल है उसका विकास में ग्रीक जो आपके सामने वैज्ञानिकों को क्या योगदान है, रोमन वैज्ञानिकों को क्या योगदान और अरब वैज्ञानिकों को क्या योगदान है वो देखांगा। प्राचीन काल में भूगोल का विकास 3 प्रमुख केंद्रों पर हुआ। कहां पर? पहले ग्रीक स्कूलों में। ग्रीक भाई था नबी बेरोजा अपने एक सिंधु घाटी सभ्यता आया करती है, ग्रीक सभ्यता आया करती ना, तो उठे भी वैज्ञानिक होया करता, उनको क्या योगदान रियो? ग्रीक विद्वानों ने भूगोल को वैज्ञानिक आधार दिया। मतलब जो ग्रीक विद्वान है ना, बस सबसे पहले जो भूगोल है ना उसका बारे में बताइए। समझ में आ गया? उसमें प्रमुख स्थान है होमर का। होमर ने पृथ्वी के चारों ओर महासागरीय नदी की परिकल्पना करी। होमर के बतायो भाई जी टाइम इतो दिमाग होया कर तो लोगन भैया तो कौन टेलीस्कोप होया करता, को बाइनोकुलर लगा के देख लेता के चार आसमान में। और मर्जी आपको दिमाग लगाए बोलो कठे ना कठे पृथ्वी के आसपास कोई समुद्र है, बोलो कोई नदी बहरी है। फिर पूछा भाई हिकेटियस, ये क्या बोला? हिकेटियस ने भूगोल को पिता माने जा है ना। और इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि मापी, मतलब आपका सामने पृथ्वी कितनी है, लंबी चौड़ी कितनी है, का द्वारा जो इरेटोस्थेनिक के द्वारा मानी गई। और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया। तो ये कुछ ग्रीक और यूनानी लोग हा जो भयान साइंटिस्ट आया था, नाम याद करना ही। समझ में आ गई? ओमर के बताया बोले कोई नदी है, बोलो चारों में पृथ्वी का। इकेटियस बताया जिन भूगोल को पिता का नाम से जाना जाए। इरेटोस्थेनिक ने क्या पृथ्वी की परिधि का माप किया। फिर आपके सामने आती है रोमन स्कूल। रोमन विद्वानों ने व्यवहारिक और जो क्षेत्रीय भूगोल का ध्यान दिया। रोमन स्कूलों के अंदर क्या किया गया, आपके सामने जो विद्वान उन्होंने क्या किया गया, व्यवहारिक और क्षेत्रीय भूगोल पर ध्यान दिया कि व्यवहारिक रूप से आपने भूगोल के अध्ययन पे ध्यान दिया। स्ट्रेबरो ने 17 खंडों में ज्योग्राफी किताब लिखी। कितने खंडों में? 17 खंडों में ज्योग्राफी की किताब लिखी, जिसमें तत्कालीन ज्ञात विश्व का विवरण है। मतलब आज का समय जो पूरी दुनिया नाफा देखा ना, वह स्ट्रेबरो उस टाइम पे बता दी है। टालेमी ने मानचित्र कला में क्रांति लाई तथा आल्मेंटो जैसे महान पुस्तिका लिखी। तो यह बयान नाम रट लियो उनका। समझ में आ गई? अरब स्कूल मध्यकाल के अंधकार युग में अरबों ने भूगोल को जीवित रखा। मतलब मध्यकाल को समय आयो जब भाई ज्यादातर युद्ध याद हुआ करता, उस टाइम में भी आपका सामने जो अरब का लोग वह भूगोल ने के रखी, जीवित रखी। तो कौन कोई हथेली लगा रखी ना, के करके रखी, उनको अध्ययन करता रहा। प्रमुख नाम हो अल इदरिस ने विश्व का नक्शा बनाया। तो एक अल निद्रिस नाम का आदमी है जो क्या करियो, पूरी दुनिया को नक्शा बनाने को काम करियो। फिर अल बतूता ने महान यात्रा वृतांत लिखे। जो इब्न बतूता है ना, उसने क्या किया, जितने भी जो महान यात्रा वृतांत है, मतलब वो जठे जठे घूमियो, वो पूरी दुनिया का बारे में बताया कि मैं कठे कठे घूमियो, वो भारत में भी आयो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। आप शायद अल बतूता, या मैं अगर मेरा कुछ यो मेरे शायद दिमाग से स्लिप हो गई, अल बतूता किसके साथ आता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना भाई आपके सामने, है ना। अल मसूदी ने मानसून और जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। तो ये आपके सामने अल इदरीस, इन बतूता और अल मसूदी ने क्या किया, आपके सामने अरब लोग थे और इन्होंने भूगोल के बारे में बताया। चलिए भाई प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल में प्राणी प्रणालीगत सिस्टमेटिक क्षेत्रीय व दृष्टिकोण को समझाइए। मतलब भूगोल है, इसमें प्राणीगत प्रणालीगत सिस्टमेटिक वैसे आपके सामने किस प्रकार से देखने को मिलता है। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख प्रतिमान है। कौन कौन सा? प्रणालीगत दृष्टिकोण, इसे सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। यदि किसी को एक भौगोलिक तत्व जैसे जलवायु, मिट्टी या जनसंख्या को वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है।
भाई सिस्टमेटिक अध्ययन क्यों है? कोई भी चीज को अध्ययन कराओ सही से करा, व्यवस्थित तरीका से कोई भी चीज को अध्ययन कर जाओ, सिस्टमेटिक अध्ययन कर जाए। समझ में आगो? जया कोई मिट्टी को अध्ययन कर लियो, कोई जलवायु को अध्ययन कर लियो, कोई जनसंख्या को अध्ययन कर लियो, उनके कहे जाए प्रणालीगत अध्ययन के नाम से जाना जाता है। कौन सी अध्ययन के नाम से? प्रणालीगत अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इसमें वैश्विक स्तर का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए पूरे विश्व में वनों के प्रकार किस प्रकार के हैं, वनों के प्रकारों का अध्ययन करना। समझ में आ गई? तो पूरी दुनिया में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रणालीगत दृष्टिकोण में। कया का आपका सामने के पूरी दुनिया में जलवायु कहे की पाई जा है, मौसम में बदलाव कहे देखने को मिल रहे, तो पूरी दुनिया का आपके सामने अध्ययन करते उसको प्रणालीगत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर वान हेमलेट इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक थे। कौन थे? अलेक्जेंडर वाट हेम्बोल्ट है वो इसके क्या थे? प्रमुख रूप से इसके आपके सामने समर्थक माने जाते हैं। क्षेत्रीय दृष्टिकोण, रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच क्या भाई आपके सामने? इसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों रीजनों में बांटा जाता है, फिर भी किसी एक विशेष क्षेत्र को सभी भौगोलिक तत्वों का समग्र अध्ययन किया जाता है। मतलब पृथ्वी ने अलग अलग भागों में बांटे जा। रीजनल अप्रोच क्या होता है? पृथ्वी है उसको अलग अलग भागों में आप बांट देते हो, उसको रीजनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। जैसे केवल राजस्थान की जलवायु, मिट्टी और कृषि के साथ अध्ययन करना, मतलब राजस्थान की में कहें कि जलवायु पाई जा, कहें कि मिट्टी पाई जा, कहें कि कृषि पाई जा, इनको अध्ययन करो जा है, इनके कहा जा है रीजनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। काल जो रिएक्टर है वो इसको सबसे अधिक के बनाया, लोकप्रिय बनाया। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण ने पूरी दुनिया में प्रचलित कानकोकी को काम है काल रिएक्टर का। किसका काम है भाई? काल रिएक्टर का प्रमुख योगदान है। समझ में आ गया? चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न स्कूल एंड डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। भूगोल में जर्मनी और फ्रेंच स्कूलों का क्या योगदान? पूरी दुनिया के योगदान दियो का बारे में पढ़ रहे हैं आप। समझ में आ गई? तो आप अरब का बारे में पढ़ लियो, रोमन ग्रीक का बारे में पढ़ लियो, अब जर्मनी फ्रेंच वाला के या गुल खिलाए उन्हें भी देख लिया। अब जो आधुनिक भूगोल का जन्म कहां पर होता है भाई? यूरोप में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च करना, वैज्ञानिक पद्धति से किसी विषय का रिसर्च करना, सर्च करना कहां पर आया था? यूरोप में ही आया था। तो इसमें जर्मनी स्कूलों का क्या योगदान है? इसे आधुनिक भूगोल का घर भी माना जाता है। जो जर्मनी है ना, जो जर्मन स्कूल है, इन आधुनिक जो भूगोल है वो आपके सामने जर्मनी में ही पैदा हुई थी। हेमोल्ट व रिएक्टर ने भूगोल को एक व्यवस्थित विज्ञान बताया। किसने? हेमोल्ट और रिएक्टर ने क्या किया? जो आज का जो भूगोल देखते हो ना, वो किसकी योगदान है? हेमोल्ट व रिएक्टर का ही योगदान है। फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोलॉजी नामक लिखकर मानव भूगोल की नींव रखी। तो एक फ्रेडरिक रेटजेल थो जो क्या करो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक एक आपका सामने एक भूगोल को एक अलग विषय बनायो, उन मानव भूगोल का नाम से जाने जाए। समझ में आ गई? तथा लेब्सनाराम ने आपके सामने उसने एक अवधारणा दी। तो भाया ऐ सब साइंटिस्ट ही के करो ए तो थाना रटनो ही पड़ेगा। फ्रेंच स्कूल, फ्रांस में संभावनावाद का जन्म हुआ। फ्रांस क्या करो आपका सामने पॉसिबिलिटी के बारे में बताया कि क्या क्या हो सकता है। विडाल डी लाब्स ने पेज रेंजर डीवी ने जीवन पद्धति की अवधारणा दी और इन्होंने प्रकृति के बजाय मनुष्य के चयन की क्षमता पर जोर दिया। मतलब फ्रांस में क्या हो, फ्रांस वाला के चीज पर जोर दियो कि प्रकृति है ना, उम भूगोल में सिर्फ प्रकृति पर अध्ययन मत करो, प्रकृति को मानव पर क्या प्रभाव पड़े और मानव के द्वारा किए गए क्रियाओं का आपके सामने प्रकृति पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये किसमें बताया? फ्रेंच स्कूल में बताया। जहां आपका सामने क्या करे, कोई बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने को प्रकृति पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ो भाई? फसल को नहीं उगेंगे, पेड़ पौधा ने नुकसान पूछो है, मनुष्य आपको घर एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, मनुष्य क्या कर रहे हैं आपके सामने? पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, तो ऐसे प्रकृति नष्ट हो रही है और एक वजह यहाँ बाढ़ जाए की घटना देखने मिली। तो ये जो आपस में अंतर संबंध है मनुष्य में और प्रकृति में, उसको फ्रेंच स्कूलों में समझाया गया। ब्रिटेन और अमेरिकी स्कूल, मिकेंडर हॉटलैंड की थ्योरी ने ब्रिटिश भूगोल को वैश्विक पहचान दी। मतलब मिकेंडर की जो हॉटलैंड थ्योरी है ना, जो ब्रिटिश भूगोल है उन पूरी दुनिया में पहुंचाने को काम करे। अमेरिका के डेविस ने अपर्दन चक्कर, मतलब किस तरीके से जो मिट्टी है उसका कटाव देखने को मिलता है। हॉटसन ने भूगोल का क्षेत्रीय विविधताओं का विज्ञान बनाया।
भाई ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन वाला लोग है ना, वो डेविस सबसे पहले बताया कि मिट्टी को कटाव कहीं हुए हैं। हॉडसन ने क्या बतायो, जो अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान है, वो क्या योगदान है वो बताया गया। तो ये आपके सामने जर्मनी रानी स्कूला को योगदान। अगला वाला प्रश्न है, भूगोल में द्वैतवाद क्या है? भौतिक नवाब मानव भूगोल को समझाइए। मतलब एक्सप्लेन व्हाट इज ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन द फिजिकल वर्सेज ह्यूमन। ड्यूलिज्म, द्वैतवाद का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि विषय के अध्ययन को दो परस्पर विरोधी अलग अलग शाखाओं में बांटना। नामु बेरो पाठ द्वैतवाद, द्वैत मतलब दो, तो कोई एक ही विषय ने दो अलग अलग भागों में बांट देनो, वही के अलावा आपके सामने द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। भूगोल में इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के वेरिनियस से की जाती है। किससे की जाती है? वेरेनियस से आपके सामने क्या की जाती है? ड्यूलिज्म या द्वैतवाद की शुरुआत की जाती है। क्या इसमें भौतिक नवाब मानव भूगोल, यह सबसे बड़ा द्वैतवाद है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक घटनाएं, पर्वत, नदी और जलवायु के अध्ययन पर जोर देता है। मतलब भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी आपको किस चीज पर जोर देती है भाई? आपके सामने प्रकृति में होने वाली घटनाओं पे, कि समुद्र पे ज्वार भाटा कैसे आता है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, नदियां किस तरीके से चलती हैं, आपके सामने जलवायु किस तरीके से कार्य करती है, ये भौतिक भूगोल में आता है। मानव भूगोल में आपके सामने मनुष्य है, उसका की गई क्रियाकलापों का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति की घटनाओं का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य की संस्कृति, जलवायु और इन सब चीजों का क्या योगदान है, वो आपके सामने किसमें पढ़ते हैं? अपन मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो हर दोनों को आपके सामने जो दोनों विषय को संबंध है, उन द्वैतवाद का नाम से जाने जाए। क्षेत्रीय नवाब प्रणालीगत रिटर, क्षेत्रीय व हेम्बोल्ट प्रणालीगत के बीच में विवाद देखने को मिलता है। मतलब कोई क्षेत्रीय हिसाबों आप कोई भी चीज ना अध्ययन करना चाहते तारे आप शेखावाटी क्षेत्र को अध्ययन कर रहे हो तो क्षेत्रीयवाद है। और प्रणालीगत, कोई भी चीज को प्रणाली से समझे भाई, आया समझा कि शुष्क प्रणाली राजस्थान में पाई जा है, तो शेखावाटी भी कहेंगे पाई जाएगी, शुष्क ही पाई जाएगी। तो इन प्रणालीगत का नाम से जाने जाए, इनके बीच में भी विवाद है। निश्चयवाद और संभावनावाद, क्या प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है या मनुष्य प्रकृति को? भाई ये चीज पर बहुत बड़ा जोर है कि प्रकृति को मनुष्य पर जोर चला है या मनुष्य को, मतलब प्रकृति मनुष्य ने कंट्रोल करा है, मनुष्य प्रकृति ने कंट्रोल करा है। आपका सामने यो भी देखने मिला है। वर्तमान में द्वैतवाद समाप्त हो रहा है। भूगोल एक एकीकृत मानव पर्यावरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? अब अपन बढ़ते यूनिट नंबर 4 की तरफ, मैन एनवायरमेंट रिलेशन एंड पैराडिज्म। मानव भूगोल के मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणा को समझाइए। मतलब भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन। मानव पर्यावरण संबंध भूगोल का एक केंद्रीय विषय है। मतलब मानव पर्यावरण भूगोल के है, मतलब यो आपका सामने सबसे मेन सब्जेक्ट है। इस बात से अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने प्रकृति प्रवेश में कैसे अडेप्ट करता है और परिवर्तन करता है। कोई भी मनुष्य है ना आपके सामने, कोई भी इन्वायरमेंट में जाए था, मान लिया उड़ो उठाकर था जम्मू कश्मीर में ले जा दिया, तो ते कोई बीमार नहीं होगा, कहीं अडेप्ट कर पाओगा, है ना, खुद ने कहीं मॉडिफाई कर पाओगा, गर्म कपड़ा पहनोगा, थोड़ा कर देखो बाहर ना वार्म अप वगैरह करोगा। तो किस तरीके से आप अलग अलग प्रकार की जलवायु में मनुष्य खुद को अडेप्ट कर लेता है। पहले भैया कहा करता मनुष्य की भी पूछ है करती, आप यूज करी जना क्यों वो घटगी होया करती ना। ऐसे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म किससे हुआ है? बंदर से, उसको क्या पूर्वज माना जाता है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे मॉडिफाई किया, खुद को अडेप्ट किया वक्त के साथ। प्रारंभिक अवस्था, मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। मतलब जब भैया आपका सामने नए नए मनुष्य को यास मिले दुनिया पायो, तो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर हो, खानो खातो प्राकृतिक चीजों को, कपड़ा पहन तो पत्ता हूं आना, घर बना तो ईट बाठा थोड़ी बना तो, कोई पेड़ डाके टहनियों से झोपड़ी वगैरह बना के रहा कर, तो पानी वगैरह शुद्ध है, फिल्टर थोड़ी पीतो, नदिया को पिया कर, तो जोड़ को पी ले। तो प्रारंभिक स्थिति में हम क्या पूरी तरीके से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था। औद्योगिक अवस्था, तकनीक के माध्यम से मनुष्य ने प्रकृति को बदलना शुरू किया। अब उद्योगों के माध्यम से क्या करे, आप धीरे धीरे प्रकृति ने बदलना शुरू कर दियो, नदी जारी बीच में बांध बना दियो, रोक दियो भाई प्राकृतिक घटना ने, है ना। वर्तमान अवस्था, अब हम सतत विकास की बात करते हैं, जहां मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संतुलन हो। अब आपने समझ में आ गई, ना तो मनुष्य प्रकृति ने कंट्रोल करे, ना प्रकृति मनुष्य ने कंट्रोल कर सके, दोनों अगर मिलजुल के चलेंगे जल्दी काम चल रहा।
समझ में आ गई ना। अगर मिलजुल के नहीं चलेगा तो नुकसान हो सके, कदे प्रकृति आपको जोर दिखाओगी, कदे मनुष्य जोर दिखाओगे, दोनों नुकसान पूछोगे। इसलिए मिलजुल के चलना चाहिए, अया को विकास करना चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जो स्वस्थ प्रकृति है उसका फायदा मिल सके। चलिए भाई अगले वाले आपके सामने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण में नियतिवाद व संभावनावाद पर चर्चा कीजिए। डिस्कस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। पर्यावरणीय नियतिवाद, इसके अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति नियतिवाद को क्या मानती है कि प्रकृति है ना बस सबसे शक्तिशाली है और वही मनुष्य के व्यवहार, संस्कृति व जीवन स्तर को निर्धारित करती है। मतलब प्रकृति में जितनी भी चीज पाई जाए ना बस सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही मनुष्य को व्यवहार, संस्कृति और जीवन को स्तर है उन्हें निर्धारित करते हैं। इसके समर्थन रेट, जेल व हिंगिस्टन थे। मतलब प्रकृति ने सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन माना करता? रेट, जेल व जो हैंटिंगटन माने हैं। इनका माना था ठंडी जलवायु के लोग अधिक सक्रिय और गर्म जलवायु के लोग आलसी होते हैं। जब ज्यादा गर्मी पड़े उठे आदमी, भाई सीधी सीधी एक बात बताओ, गर्मी में थाना दोपहर में आराम नींद आवे ना, सर्दियों में को नहीं होना। बस ठंड में का लोग अधिक सक्रिय और गर्मी का लोग क्या अधिक आलसी। क्यों? अगर आप ठंड में रहेंगे तो अपने शरीर में ऊर्जा बनाना पड़ेगा, गर्म करने के लिए अपना लगातार काम करते रहना पड़ेगा, इसलिए सक्रिय रहेगा। और गर्मी में अपना पसीना वगैरह निकलता है, अपने शरीर के जो ऊर्जा तत्व बाहर निकलते हैं, तो अपने शरीर को ऊर्जा बचाने के लिए अपन थोड़ा रेस्ट करते हैं। संभावनावाद, इसके अनुसार प्रकृति केवल सीमाएं तय करती है, मनुष्य अपनी तकनीक व बुद्धिमत्ताओं के माध्यम से नई संभावनाएं पैदा करता है। प्रकृति क्या करे? हर लिमिट तय करे। जय की मान लो प्रकृति के लिमिट करो, एक बांध मगर थे 10, मान लो 10,000 के मना 1,00,000 लीटर पानी ना हो सका कि, तो 1,00,000 आपके सामने टन गैलन जो जितना पानी इकट्ठा हो सकता है। अब थे क्या करो उन 1,10,000 मान लो इतना कर दियो तो वो बांध टूट जाओगे। तो प्रकृति क्या करती है? सीमाएं तय करती है और मनुष्य क्या करता है? अलग अलग प्रकार की संभावनाएं तय करता है। मनुष्य क्या करोगे? अब नई संभावना क्या है? उका कोई स्टील या फिर और तगड़ी दीवार बना देगो ताकि और ज्यादा क्षमता पैदा हो जा वो बांध में पानी इकट्ठा करने की। समझ में आ गया ना आपको? और ये बात किसने बताई? विडाल डी लाबास के द्वारा बताई गई है। नव नियतिवाद, ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ नियतिवाद कहा जाता है। मतलब ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? रुको और जाओ को क्या कहा जाता है? इन्होंने मध्य मार्ग दिया, जैसे मनुष्य ट्रैफिक पुलिस की तरह प्रकृति को गति को धीमा व तेज कर सकता है। तो ये था आपके सामने भाई डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी माइनर का पेपर। कैसा लगा जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।